गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? पिछले कुछ दिनों में मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ी मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी और एक दो लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे वो भी उस डेटा के साथ चले गए। अभी एक फिर नया मोबाइल मुझे लेना पड़ा। तो एनीवे, हम शुरू करते हैं। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है आज वो है हमारा थर्ड यूनिट का ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि सर्विस सेक्टर की क्या तो अभी परफॉर्मेंस हरियाणा में और ये है क्या। बेसिकली जैसे बिल्कुल फंडामेंटल सी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में कि जैसे हमारे जो तीन सेक्टर है ना, पहला तो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्सरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हमारा क्या आ गया, सारी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, जिसमें खेती बाड़ी करना है, माइनिंग आ गई, इसमें मिनरल्स निकालना वगैरह। बेसिकली सारा मैनुअल काम है, हाथों से मेहनत वाला काम है सारा प्राइमरी सेक्टर में। तो इसमें जो रिटर्न है, मतलब जो हमें इसमें प्रॉफिट मिलता है वो बिल्कुल कम होता है। फिर जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसमें आपकी आ गई पूरी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आ गया। इसमें जितने भी लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, इसमें भी सारा जो है मैनुअल वर्क होता है। इसमें भी जो है प्रॉफिट ठीक ठाक रहता है, एवरेज है। तीसरा सेक्टर जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, वो क्या है, उसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। इसकी सिचुएशन क्या है, इसमें जो है प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हाई है। इसका आप एग्जाम्पल, मैंने पहले ही पिछले लेक्चर्स में कुछ कई बार एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ का। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक किसान जो है 6 महीने अपना फसल पे लगाता है, उसकी फसल जो है बड़ी मुश्किल से तैयार होती है, फिर उसको वो बेचने जाता है। अब मान लीजिए जैसे उसने जो है टोमेटो अपना बेचा 2 रुपए किलो के हिसाब से या 5 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी मंडी में। यह बहुत अच्छा हुआ तो 10 बेच लेगा, इससे ज़्यादा उस रेट पे उसका टमाटर बिकता नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो टोमेटो जो उसने बेचा है उसका क्या करते हैं, आगे इंडस्ट्री में जाके जो है उसका सॉस बन जाता है, केचप बन जाता है, कुछ भी लगा लीजिए। 1 किलो टमाटर से जो हम मान लीजिए 250 ग्राम सॉस बना दिया कंपनी ने। वो उसकी ब्रांडिंग भी करेगी, उसका एडवर्टाइज करेगी और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो जब वो कस्टमर के पास आके पहुंचता है सॉस, वो मिलता है 40 रुपए का, 30 रुपए का। तो देख लीजिए इसमें क्या है कि जो 1 किलो टमाटर थे वो सारे बिके 2 रुपए के या 5 रुपए के, बिल्कुल फिटे हुए दाम पे। और उसका जो सॉस है वो बिकता है जाके 40-50 रुपए के आसपास रेट पे। तो ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन ही कहीं ना कहीं एक्सप्लोइटेशन की वजह है। इसलिए जो है सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की ग्रोथ की, कि हरियाणा में सर्विस सेक्टर ने कितना अच्छा काम किया है। तो इन्होंने लिखा हुआ है, ओवर द लास्ट 2 decades हरियाणा हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस स्टेट्स ऑफ इंडिया। द स्टेट हैज ट्रांसफॉर्म itself फ्रॉम एग्रेरियन स्टेट टू ए वेल राउंड डेवलपमेंट स्टेट। तो पिछले 20 सालों में काफ़ी चेंज आया है हरियाणा की इकोनॉमी में। आज से 20 साल पहले जो हमारी इकोनॉमी थी हरियाणा की, वो कैसी थी, एग्रीकल्चर डोमिनेंट का आप कह सकते हो, कि एग्रीकल्चर की प्रधानता थी, ज़्यादातर लोग जो थे एग्रीकल्चर में इंगेज थे। लेकिन इन 20 सालों में जो है माहौल बदला है, आपको सेम बताएगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सराउंडिंग चेंज हुई है। अब हरियाणा को कोई भी एग्रो डोमिनेट स्टेट नहीं कहता कि भाई हरियाणा जो है कृषि प्रधान राज्य है, ऐसा नहीं कहता कोई। अभी जो हरियाणा है उसकी इमेज क्या है इंडिया में और बाहर, वो है वेल राउंडेड डेवलपमेंट स्टेट। कि हरियाणा में तीनों सेक्टर्स है, उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर ने किया, दो ने नहीं किया। तो ऑलराउंडर आप हरियाणा को कह सकते हो कि तीनों सेक्टर में हरियाणा की ग्रोथ जो है अच्छी रही है।
Haryana's growth and development trajectory has been progressive since its inception. Service sector boom along with sizable industrialization has led to be sharp rise in state's per capita income. The structural change in Haryana has been tuned with the growth pattern of Indian economy and global economy in terms of changing shares of sectoral output इन द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन्होंने कहा कि जब से सर्विस सेक्टर हरियाणा में स्टार्ट हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ने जो है बहुत ज़्यादा लीड ली है इस रेस में। जैसे हम सर्विस सेक्टर की बात करते हो, आपका गुरुग्राम है, बहुत अच्छा परफॉर्म करा है स्टार्टिंग से। इतनी सारी इसमें एमएनसीज है, बीपीओ है, गुरुग्राम पूरा भरा पड़ा है एमएनसीज से और इनसे इंश्योरेंस से ट्रेड से, इन सारी चीज़ों से जो है वहाँ पे मतलब कहने की ये है कि गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, बहादुरगढ़ में, रोहतक में, काफ़ी हद तक सोनीपत में, जो भी आपके जो एनसीआर में जो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के पड़ते हैं, वहाँ पे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सर्विस सेक्टर में एक तरह से बूम है, पूरी तेजी है उसमें। सर्विस सेक्टर जो है अपने पीक पे काम कर रहा है। तो इन पाँच छः जो डिस्ट्रिक्ट है जो मैं आपको गिराया गया, गुरुग्राम, फरीदाबाद जो है, तो इन पाँच छः डिस्ट्रिक्ट की वजह से ही पूरे हरियाणा की इकोनॉमी जो है स्पीड पकड़े हुए है। क्योंकि इन सब सेक्टर में, इन सब डिस्ट्रिक्ट में ही सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से हो रहा है। उसमें जो स्पीड है इंडस्ट्रियलाइजेशन की और सर्विस सेक्टर की, दोनों सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसका जो है बेनिफिट जो है पूरे हरियाणा को मिल रहा है। तो फिर आगे बात होती है, द की ड्राइवर ऑफ फास्ट सर्विस सेक्टर इन हरियाणा आर इट्स वेल डेवलप्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा कि हरियाणा में अगर सर्विस सेक्टर इतना अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो पहला तो इन्होंने कहा है कि जो इनका स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर, रोड्स, रेलवे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ग्रोइंग आईटी सेक्टर एंड लाइक। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं हरियाणा में जो काफ़ी अच्छे से स्टेब्लिश हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हरियाणा में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। एजुकेशन और हेल्थ बहुत अच्छी है हमारी, और ऑल ओवर कंट्री हम देखें तो हम बहुत अच्छी जगह स्टैंड करते हैं। तो ये क्या रहे हैं, ये ड्राइवर रहे हैं जो इंडिया का ग्रोथ सेक्टर है उसको बूस्ट करने में। उसके बाद आगे जो ने लिखा है, an analysis of growth pattern of service sector and subsector growth behavior pattern in terms of output share is essential to understand the role of service sector in the economy of Haryana. Service sector refers to multitude of activities which comprise of activities like, तो ये होता है कि सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल होती है। तो ट्रेड हो गया आपका, व्यापार, रिपेयर सर्विस है, मुरम्मत करनी है, ट्रांसपोर्टेशन आपका, हॉस्पिटैलिटी है, एंटरटेनमेंट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट, एडवाइजरी सर्विस। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये आपका सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर का पार्ट है कि इन एक्टिविटीज को ही सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो इनमें ही हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो फिर इन्होंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, रैपिड चेंज इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ हरियाणा हैव टेकन प्लेस ड्यू टू फर्स्ट ग्रोथ ऑफ आईटी एंड आईटी enabled सेक्टर्स, banking and financial service, infrastructure development and technology advancements, leading to increased role varied service. The change in the organization of production due to technological advancement, IT and IT enables activities, skilled ICT workforce and dynamic market demands have led to growth of the प्रोड्यूसर सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस। कि हरियाणा में जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट स्टार्टिंग से ही रहा है सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में, और इसके अलावा जो है आईटी की जो अवेयरनेस है, जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जागरूकता कहते हैं, यानी मोस्ट ऑफ काम जो है कंप्यूटर पे, लैपटॉप से, थ्रू इंटरनेट करना, इन चीज़ों में जो है हरियाणा ने खास दिलचस्पी दिखाई है। और शुरू से इस चीज़ को जो है हरियाणा ने प्रमोट भी किया है कि डिजिटल लिटरेसी बढ़नी चाहिए, डिजिटल नॉलेज बढ़नी चाहिए। अभी हम इस कोरोना क्राइसिस में अभी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ही आपको पढ़ा पा रहे हो और आप पढ़ पा रहे हो। तो इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं ये देखना जरूरी है कि कैसे जो है आप जो है इन एक्टिविटीज़ को कैसे इन्होंने बूस्ट किया है और कैसे इनकी परफॉर्मेंस पीक पे गई है।
तो इस तरह की जो सर्विस थी, जैसे इंटरनेट अवेलेबिलिटी हो गया, इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, उसके अलावा और भी बहुत सारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्टिव होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें अच्छे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसके बाद एक टेबल आई हुई है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सब सेक्टर, एंड इसमें थोड़ा सा मैं व्यू में चेंज कर देता हूँ। हम्म, अब ये एक टेबल दी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर, कि सर्विस सेक्टर को कैसे कैसे इन्होंने तीन सेक्टर, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो पहला सर्विस सेक्टर का सब सेक्टर है, मतलब छोटा भाग कह लीजिए, छोटा सेक्टर है, तो उसमें क्या आ गया आपका, रेलवेज आ गई, ट्रांसपोर्ट बाई अदर मीन्स, मतलब उसमें बस लगा लीजिए, प्राइवेट व्हीकल लगा लीजिए, वो भी आपका सर्विस सेक्टर में है। फिर स्टोरेज है, स्टोरेज जैसे आप गोडाउन वगैरह देखते हो, है फिट के गोडाउन भी हरियाणा में है बहुत सारे। कम्युनिकेशन सेगमेंट है इसमें, मतलब जब आपका ब्रॉडबैंड है, प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, उसके बाद कोरियर, हम कोरियर करते हैं चीज़ों को, वो भी है। ट्रेड एंड रिपेयर सर्विस, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये जो है सर्विस सेक्टर का पहला भाग है। फिर आपका जो है दूसरा भाग है, इसमें आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट डी, रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड बिजनेस, रियल एस्टेट मतलब जहाँ हम जमीन को खरीदने और बेचने का काम होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग जिसे हम बोलते हैं, वो सारे काम में। और प्रोफेशनल सर्विस जैसे कंप्यूटर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, कोई इसी और चीज़ की रिपेयर, ये सब जो है। या इसके अलावा काउंसलिंग है, एडवाइजरी है, सलाह लेनी है एक्सपर्ट से, वकील से, तो वो सारी सर्विसेज में इसमें आ गई है। फिर है तीसरा भाग, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, मिलिट्री सर्विस आ गई, आईएएस, डीएम, एमडी, सब तरह की जॉब जो है उन सब की सर्विस में आ गई। अदर सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, सोशल सर्विस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट, सब तरह की सर्विसेज में हमारी इंक्लूड होती है। तो ये सर्विस सेक्टर देख लो, इतना ब्रॉड है कि इस तरह की एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है। इसमें बात की गई है सर्विस सेक्टर ग्रोथ की हरियाणा इकोनॉमी में, कि हरियाणा में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही है। तो पहले यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की बात हुई है, एग्रीकल्चर एंड लैंड, सेकंड इंडस्ट्रीज की, और थर्ड जो है हमारा सर्विस सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर में आप ग्रोथ रेट देखिए, 2013-14 में सिर्फ 2.8, 2014-15 में नेगेटिव में चली गई, 2015-16 में 3.8 हुई, 2016-17 में 6.4 हुई, 2017-18 में 2.4 हुई। फिर है इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में 7.4 हुई, फिर जो है कम हो गई 2014-15 में 4.6, 2015-16 में 10.5 हुई, और 2016-17 में जो है कम हुई 5.9, और 2017 में थोड़ी बड़ी 7.7। अब बात कर लेते हैं सर्विस सेक्टर की, जो मेन है। सर्विस सेक्टर में देखिए, स्टार्टिंग में 10.1 थी, 2014-15 में इंक्रीज होकर 10.4 हुई, 15-16 में कम हो गई 9.3, और 16-17 में और कम हो गई 8.8, और 17-18 में 9.4। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें, सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है इन दोनों सेक्टर से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अगर आप देखो, हाँ हालांकि बीच में थोड़ी कम ज़्यादा हुई है, लेकिन ओवरऑल जो है सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर से लीड कर रहा है। तो ये आगे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, हरियाणा की इकोनॉमी की 8.3, 8.3 थी पहले, फिर 6.6 हुई, कम हुई, फिर 10.3, 8.2, 8.0। तो ये ऐसे ऐसे ग्रोथ पैटर्न रहा है हरियाणा में सर्विस सेक्टर का। फिर इसमें बात आती है कंपोजिशन ऑफ पर कैपिटा इनकम हरियाणा विद ऑल इंडिया 2011-12 प्राइस की, कि हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो जो इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम है
वो कहाँ पे स्टैंड करती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हरियाणा ने बहुत सेटिस्फैक्टरी जो है इसमें काम किया हुआ है। इधर ये जो है इन्होंने टाइम दिया हुआ है नीचे, और इधर जो है इन्होंने इनकम दी हुई है। तो ये इनकम का आप देख लीजिए कि 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 ऐसे हैं। तो 2014-15 की बात करें तो जो इसमें रेड से शो की गई है वो तो है आपकी इंडिया की इनकम, मतलब इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम। और ब्लू जो है हरियाणा से शो किया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2015, 14-15 में क्या स्टेटस थी कि हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी आपकी 1,20,000, और इंडिया में जो थी वो थी 70,000। तो मतलब हरियाणा में अच्छी थी पर कैपिटा इनकम। फिर 2015-16 की बात करें तो हरियाणा में इनकम बढ़ी, तकरीबन 1,40,000 हुई, और यहाँ पे भी थोड़ी बढ़ी, इंडिया में 80,000 हुई। अभी भी हम यहाँ से बहुत आगे हैं। फिर 2016-17 में हमारी हरियाणा की एनुअल इनकम बढ़ के हो गई 1,45,000 पर कैपिटा इनकम, और इंडिया की बढ़ के कितनी हो गई, इंडिया की बढ़ के हुई 80,000 रुपये। तो बहुत गैप है यहाँ पे भी। फिर ऑल इंडिया की 85,000 हुई, और हरियाणा की जो है 1,48,000 हुई। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में टॉप 3 स्टेट्स में आता है। तो आप कह सकते हो कि प्रोस्पेरिटी हरियाणा में अच्छी है, खुशहाली जो है अच्छी है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है हरियाणा में। उसके बाद बात आती है सेक्टर वाइज ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ एनएसडीपी हरियाणा, कि जो हरियाणा का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या सिंपल शब्द में को हरियाणा की आय या इनकम, वो कैसे कैसे बढ़ी है और किस सेक्टर में कितना कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। अब इस डेटा को आपको ध्यान से देखना है। तो 1965-66 से लेके 80-81 तक क्या सिनारियो था। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 4.77%। 80 से लेके 96 तक कम हुआ, 3.08 हो गया कंट्रीब्यूशन। मतलब इस आप ये मान के चलो कि 100 रुपए में से एग्रीकल्चर कितने रुपए देता था हरियाणा की इकोनॉमी को। तो आप इसे ऐसे मान सकते हो। 96 टू 2007 को 2.87 रह गया, मतलब कम होता जा रहा है। 2006-07 से 2013-14 तक 2.19 रह गया, और 1965-66 टू 2013-14 3.62 ही रह गया, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। तो फिर भी अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो रहा है ओवर द टाइम वो कैसा है, कम होता हुआ। मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हरियाणा की इकोनॉमी में कम होता जा रहा है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। 65 से लेके 81 के बीच में 6.69, फिर थोड़ा कम हुआ 6.54, और कम हुआ 5.57, फिर और कम हुआ 4.76, फिर थोड़ा सा बढ़ा 6.46। तो इसका भी जो ट्रेंड है एक बार को छोड़ के जो है कम होता हुआ जा रहा है। फिर आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में पहले 7.5 था, फिर कम हुआ 6.38, फिर एकदम से बढ़ गया 10.48, फिर और बढ़ गया 10.52, फिर 8.62, थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन इसका ट्रेंड जो है ऐसे इंक्रीज ही कह सकते हो सर्विस सेक्टर का, ये बड़ा है ओवरऑल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हरियाणा में इन तीनों सेक्टर का ये इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने कहा है कि द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ हरियाणा इज सर्विस लेड एज इज रैपिडली ग्रोइंग स्पेशली इन सर्विस सेक्टर like transport, trade, real estate, IT, BPO. The economy of Haryana developed many institutions which served as center of the growth like national level education training institution। कि जो हरियाणा के इकोनॉमी है बेसिकली बूस्ट हो रही है किसकी वजह से, सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में भी 2-3 एक्टिविटीज ऐसी है जो लीडिंग है, जैसे कि आपका है
ट्रांसपोर्ट है, परिवहन, ट्रेड है, व्यापार, रियल एस्टेट, जमीन को खरीदना बेचना, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओ जो इंटरनेशनल कॉलिंग एजेंसीज होती है, उन सारी सर्विसेज की वजह से ही हमारा सर्विस सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है इसमें क्या दिया गया है, प्री रिफॉर्म पीरियड ईयर मूविंग एवरेज ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर हरियाणा, कि जो हरियाणा की सर्विस सेक्टर का ग्रोथ थी उस टाइम पे 1991 से पहले प्री रिफॉर्म पीरियड में, उसका पैटर्न क्या था। तो इन्होंने ये पैटर्न समझाने की कोशिश की है। 1970 से लेके 1990 तक के इन्होंने ये पैटर्न समझाया है कि ऐसे कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे होता जा रहा है। ये था हमारा प्री रिफॉर्म पीरियड का पैटर्न। और अब देखिए ये कितना डिफरेंट है। अब ये ऐसे करके फिर इंक्रीज हुआ, फिर टच, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर थोड़ा डिक्रीज। तो दोनों पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है, आपका इंक्लाइनिंग है, आपका ये ट्रेंड जो है बढ़ रहा है। और ये जो है आपका कांस्टेंट कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें अप और डाउन्स नहीं है देखने को मिलते। तो ये इन दो डायग्राम में बताया गया था। फिर इन्होंने बात की है परसेंटेज शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन आउटपुट, कि हरियाणा के प्रोडक्शन में जो इनका शेयर था, बिल्कुल ब्रीफली बताते हैं आपको कि कैसे कैसे हुआ है। एग्रीकल्चर में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, अगेन ये वही बात है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसी टाइम में 60% कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, फिर कम रह के 48 रह गया, फिर 39, फिर 29, फिर 16, फिर 15, और अब 14.1 आ गया है। तो मतलब 100 रुपए में से सिर्फ 14 रुपए ही एग्रीकल्चर से आते हैं 2014-15 की बात करें। फिर बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की। किसी टाइम में 20 20.95, 24.70, 29.78, 30.5, 29.56, 27.7, 27। तो इसका ठीक ठाक रहा है, ये मीडियम है। सर्विस सेक्टर देखिए कैसे बूम किया है। शुरू में बिल्कुल कम था, 18.92 था बस, फिर 27 में इंक्रीज होके फिर 30 हुआ, फिर 40, फिर 53, फिर 56, फिर 58.9। तो इसका जो ट्रेंड था, जो इसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, आप ये कह सकते हो कि हरियाणा की इकोनॉमी में अगर हरियाणा की इकोनॉमी का साइज 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 60 रुपये अकेले सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में काफ़ी सारा डेटा दिया गया है और ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। टेबल्स है, इसमें डेटा है, कैलकुलेशन की गई है बहुत सारी। तो ये टॉपिक जो है आपको जितना हो सके उतने ध्यान से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की अब बात करते हैं। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक है हमारी फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, फिजिकल मैनेजमेंट इन हरियाणा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फिजिकल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फिजिकल मैनेजमेंट क्या है कि हरियाणा में जितने भी इनकम के सोर्स है और जितने खर्च होते हैं, हरियाणा सरकार जितना पैसा अर्न करती है और कहाँ कहाँ खर्च करती है, उसका मैनेजमेंट करना ही फिजिकल मैनेजमेंट है।
अब देखो हरियाणा के इनकम का सोर्स क्या है, हरियाणा के पैसा किस चीज़ से आएगा? सीधी सी बात है, टैक्सेशन से आएगा। अगर हरियाणा गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो क्या करेगी, कुछ कमोडिटीज़ पे टैक्सेज बढ़ा देगी। अब जैसे अगर आप देख रहे हो, अभी जो आजकल लेटेस्ट न्यूज़ में चला हुआ है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है कि कोरोना संकट से जूझने के लिए पैसे की जरूरत है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, शराब के रेट काफ़ी बढ़ा दिए। और उन्हें जो है शराब पे 70% तक जो है ज़्यादा टैक्स लगा दिया, ताकि जो है उससे ज़्यादा इनकम जनरेट हो। तो इन ऐसे तरीक़ों से जो है गवर्नमेंट अपनी अर्निंग करती है, ताकि उस अर्निंग को वो पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर सके। तो वो इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हरियाणा में फिर बात होती है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में बहुत कुछ आ गया हरियाणा के लिए, जैसे कि जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, सरकार कहाँ से देगी अगर टैक्स ही नहीं आएगा तो। उसके बाद कोई पुल बनाना है, किसानों को सब्सिडी देनी है, हर तरह के ये इस तरफ के जो ऐसे खर्चे हैं वो किस में आते हैं, एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हरियाणा की ग्रोथ की। हरियाणा की ग्रोथ जो है 2019-20 तक कैसी रही है, हमारी इकोनॉमी ने कैसे ग्रो किया है। 2013-14 में हमारी जो इकोनॉमिक थी ग्रोथ वो थी 8.3%। 2014-15 में थोड़ी कम हो गई। उसका रीजन वही था, थोड़ा जाट आंदोलन हुआ था, कुछ मानसून अच्छा नहीं था, तो इन फैक्टर के का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं यही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो 2014-15 में ग्रोथ रेट क्या हुई, गिरकर 6.6 रह गई। फिर बात थोड़ा ऊपर हुई, 11.6% चली गई 2015-16 में। फिर थोड़ी डिक्लाइन हुई 10.5, फिर जो है डिक्लाइन होती जा रही आगे आगे। ठीक है, तो ग्रोथ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कई फैक्टर है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ मानसून है, कि मानसून अच्छा हो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा। और भी जो इंडस्ट्रियल है, इन्वेस्टर का क्या एटीट्यूड है, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हरियाणा में, नहीं करना चाहते, तो वो सारे एटीट्यूड भी काफ़ी मैटर करते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें हमें और चीज़ें देखनी है, ये सर्विस सेक्टर में हम कर ही चुके हैं अभी अभी। तो इसमें एक कम्युलेटिव जो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ दिखाई गई हुई थी, ये इम्पोर्टेंट टेबल है। इसमें लिखा गया कि ग्रोथ ऑफ ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हरियाणा में जितनी ज़्यादा मशीनरी स्टैब्लिश होगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेगी, वो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। कि जितनी ज़्यादा फैक्ट्री लगे, नई नई प्लांट लगे, नई नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ क्या रही है वो हम देख लेते हैं। 2013-14 में काफ़ी कम था कैपिटल फॉर्मेशन, 4.8% ही था। फिर जो है 14-15 में इंक्रीज होके 7.7 हुआ। 2015-16 में थोड़ा कम हुआ, 7.4, फिर और कम 6.7, फिर इंक्रीज हुआ 2017-18 में 7.2। तो ऐसे ऐसे देख रहे हो कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसका ट्रेंड भी इंक्लाइनिंग रहा है और वो बढ़ता ही गया है। ये है जी इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। कि हरियाणा में रिवेन्यू मतलब वही है, टैक्सेशन, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास और जो पैसा इनकमिंग है उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। और एक्सपेंडिचर क्या है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, जितने भी खर्चे हैं गवर्नमेंट के, हर तरह का खर्च जो है आपका एक्सपेंडिचर में काउंट हो गया। तो इसमें जो है ये एक टेबल दी गई है। तो टेबल में जो है, जो ये ब्लू है, ब्लू किसको शो करता है? रिवेन्यू को। जो आपका ये आप ब्लू देख रहे हो, ये जो है आपका रेवेन्यू को शो करता है। और जो आपका ये रेड लाइन है, ये आपका जो है रेड, इसको एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। तो 2016-17 में क्या स्टेटस थी? स्टेटस ये थी कि रिवेन्यू कम थे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा। अब सीधी सी बात है भाई, किसी आदमी की इनकम तो हो 100 रुपये, और खर्च हो उसके 150 रुपये, उसका जो खर्चा है, तो वह एक्स्ट्रा 50 रुपये कहाँ से लेगा? सीधी सी बात है, उधार लेगा किसी से। तो सेम ऐसे है जो है हरियाणा गवर्नमेंट भी करती है। इसको हम बोलते हैं बजट डिफिसिट या फिस्कल डिफिसिट। कि भाई जब सरकार के आय कम हो और ब्याज ज़्यादा हो, तो वो क्या करती है? कर्ज लेती है सरकार। विदेशों से लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी, कैसे भी लेगी, लेकिन वो लेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो है, जो ये गैप है एक्सपेंडिचर का और रिवेन्यू का, ये पूरा हो जाता है कर्ज लेने के बाद। 2017-18 में भी ये स्टेटस थी, हमारे रिवेन्यू कम थे और एक्सपेंडिचर ज़्यादा। 18-19 में भी सेम सिचुएशन, रिवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा। और 19-20 में भी रिवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो इसका आप क्या मतलब देख रहे हो कि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डेफिसिट है, घाटा है, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का गैप होगा, उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि भाई हमारी सरकार जो है कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रही है। ये इसका मेन एस्पेक्ट है। फिर बात आती है, इम्पोर्टेंट है ये, टैक्स पोजीशन ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा में कितना टैक्स कलेक्शन होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 2016-17 की बात करें तो ये था हमारा, 1 करोड़ में है 40,623 ये इतना था टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का। 17-18 में ये टैक्स कलेक्शन बढ़ा, 48,396 करोड़ हुआ। उसके बाद था 18-19 में, फिर बढ़ा, 59,200 करोड़ हुआ। और 19-20 में भी इंक्रीज हुआ, 62,321 करोड़। तो टैक्स कलेक्शन तो हरियाणा गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि हर साल जो है गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया कि हर साल जो है हम राज्य में 5 नए कॉलेज खोल लेंगे। उसके अलावा जॉब प्रोवाइड कराएंगे, बेरोजगार भत्ता ज़्यादा देंगे, किसानों को इनकम ज़्यादा देंगे, सब्सिडी ज़्यादा देंगे। तो ठीक है, ये टैक्स कलेक्शन तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके प्रोपोर्शन में एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट का, वो भी कहीं ना कहीं साथ साथ में बढ़ रहा है। तो ये हमारी पोजीशन है। टैक्स अच्छा कर रहे हैं लोग, हरियाणा के लोग टैक्स देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बात आती है एनुअल क्रेडिट प्लान ऑफ हरियाणा 2019-20, कि एनुअल क्रेडिट प्लान बनाया हरियाणा ने कि हम किस सेक्टर को कितने जो है लोन प्रदान करेंगे और कितना उनसे हम जो है कर सकते हैं उनकी हेल्प। तो ये एनुअल क्रेडिट प्लान बनाया है, मतलब इसमें 1 साल का टारगेट रखा गया है, हर साल एक टारगेट रखा जाता है। तो एग्रीकल्चर अलाइड में जो थे, हम हमने जो रखा था टारगेट, वो कितना था? 39,143 करोड़ का रखा था कि हम इन एक्टिविटीज के लिए इतना जो है लोन देंगे। और अब तक हम कितना लोन दे चुके हैं? ये दे चुके हैं हम जी 30,645। कितना मतलब, हमने जो है 78% ही लोन अब तक दिया है 100 में से। ये आपको समझना है
फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इनके लिए टारगेट रखा था 14,992 का, और दिया कितना गया है अब तक? 20,351 करोड़। टारगेट जो है जरूरत से ज़्यादा हो गया, 136%। मतलब टारगेट तो रखा था कम, 14,992 का, लेकिन उससे ज़्यादा हमने इंडस्ट्रीज को लोन दे रखा है, 36% ज़्यादा दे रखा है। फिर है अदर प्रायोरिटी सेक्टर, टारगेट रखा था उसमें 8,061 का, और अब तक दिया है सिर्फ 5578 करोड़, मतलब 69% ही लोन दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो 62,196 करोड़ का टारगेट रखा था, 56,574 करोड़ दे चुके हैं। तो मतलब 91% लोन दिया जा चुका है, 9% लोन अभी भी पेंडिंग पड़ा है, सरकार को भी देना है। फिर है डिसबर्समेंट बाय कमर्शियल बैंक एंड आरआरबी इन हरियाणा ड्यूरिंग, कि बैंकों का क्या रोल रहा है, बैंकों ने लोन कैसे दिया है। जैसे आरआरबी आपका रीजनल रूरल बैंक्स है, और जो कमर्शियल बैंक है जैसे एचडीएफसी है, आपका आईसीआईसी है, एसबीआई है, इनका क्या कुछ रहा है लोन के मामले में मैटर। तो इन्होंने जो टारगेट रखा था बैंक्स ने, 31,614 का रखा था, और 24,918 करोड़ दे पाए, मतलब अब तक 79% लोन दिया जा चुका है। फिर एस इंडस्ट्री को टारगेट रखा 14,104 का, और दे दिया 20,103 करोड़ का, मतलब यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेक्टर बाजी मार गया, जरूरत से ज़्यादा लोन बैंकों ने दे रखा है फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को, 143%। अदर प्रायोरिटी सेक्टर 7,608 करोड़ का टारगेट रखा था, और 52,022 ही दे पाए, मतलब कम दे पाए, 69% लोन ही दे पाए। तो टोटल जो टारगेट रखा था 53,326 करोड़ का था, और 50,243 करोड़ दे पाए। कह सकते हो कि 94% जो है लोन हो पाया अब तक। तो ये आपका बैंकों का सीन था। फिर डिसबर्समेंट बाय कोऑपरेटिव बैंक्स इन हरियाणा ड्यूरिंग 2019-20, इसमें जो हमारे जो सहकारी बैंक है उनकी बात की गई है कि उन्होंने कितना लोन दिया है। तो इन्होंने 80% लोन दिया, अब तक 20% नहीं दिया। इसको इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत कम दिया है। अदर ऊपर के जो दो टेबल थी उनमें ज़्यादा लिया है, 33%। अदर को इन्होंने 81% लोन दिया है, बाकी कभी दिया नहीं। तो यहाँ पे जो है ये लोन का सिनेरियो है कि कितना कितना लोन जो है दिया गया है। उसके बाद बहुत सारे स्कीम्स भी है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। आई एम श्योर कि आपने भी बहुत सारी इन स्कीम्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो है ही है। तो ये जो स्कीम्स की हम बात करने जा रहे हैं, ये सारी स्कीम्स जो है किसानों के लिए बनाई गई है कि किसान कैसे कैसे इन स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकता है। तो पहली स्कीम है रूरल हाउसिंग स्कीम, कि घरों में जो है सबके लिए मकान बनाने हैं। परचेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ज़मीन खरीदने के लिए इसमें भी गवर्नमेंट जो है इसमें हेल्प करती है। कंबाइन हार्वेस्टर, एग्रीकल्चर टूल्स है। स्ट्रो रिपर है, स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन है। कमर्शियल डेयरी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। स्कीम फॉर सेटिंग अप of agri clinics and agri business centers, agriculture graduates, two vehicles to farmers, cattle shed schemes, financing of medical and automatic plants, financing of community halls, rural go down, rural education and infrastructure, marriage place, all kinds of activities and other service, replacement of dinner tube well with the new submersible tube well। तो ये जितने भी 15, 16, 20 स्कीम हैं, ये सारी किसानों को डेडिकेट की है हरियाणा सरकार ने। और ऐसा है इसमें जो है किसान बेनिफिट उठा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर इस समय हम आगे चलते हैं। डेटा बहुत सारा है इसके अंदर, बहुत सारा डेटा है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो गवर्नमेंट के ट्रेजर्स एंड अकाउंट्स है, कि सरकार के जो पैसों का हिसाब है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट है, उनका कैसे मेंटेन किया जाता है हरियाणा सरकार का, तो उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एट प्रेजेंट देर आर 23 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेजरीज एंड 82 सब ट्रेजरी इन द स्टेट विच मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिलेटिंग टू द consolidated funds and public account of the state and render accounts to the principal account general हरियाणा twice a month। कि हरियाणा में जो है अभी 23 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेजरीज है, ट्रेजरी जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा रखा जाता है, और 82 जो है सब ट्रेजरीज है। इनमें जो है गवर्नमेंट के जितने भी, भाई हमने पैसा किससे लिया और किसको दिया, इस चीज़ का हिसाब रखा जाता है मेनली, अगर हम बात करें तो। फिर इन्होंने कहा है, ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, OBAMAS। This application software was made functional with effect from 1/4/2010 and running successfully. Under this, all the budget activities such as preparation of budget, allocation and transfer of funds are being done online. Now the DDO's department can incur expenditure as per the limit fixed by finance department, thereby streamlining the expenditure। कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, OBAMAS। इस सॉफ्टवेयर का क्या काम है, इसका जो है बजट को प्रिपेयर करना है, किस सेक्टर को कितना पैसा देना है, कितनी ग्रांट देनी है, कितनी सब्सिडी देनी है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, वो सब कुछ ये सॉफ्टवेयर ही बता देता है। तो अब वो जो पहले काम होता था, लंबी लंबी बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, छोटी छोटी फाइलें, वो फाइलें जो है अब उनका कोई यूज ही नहीं रहा है। अब सारा काम जो है ये सॉफ्टवेयर देख रहा है, ये आपको सजेस्ट कर देगा कि हमें एजुकेशन में इतना पैसा लगाना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा लगाना चाहिए। तो ये अकेला सॉफ्टवेयर जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और 9 साल हो गए सॉफ्टवेयर को, 10 साल होने वाले हैं, और ये बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। 2010 से ये फंक्शनल रहा है। फिर बात आती है ई बिलिंग की। ई बिलिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द स्टेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2030। 1 अप्रैल 2013 से ये स्टार्ट किया गया था। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड सबमिशन ऑफ बिल्स टू ट्रेजरी हैज बीन मेड completely automated। दिस द प्रोसेस has resulted in improving efficiency in the office work at DDO level as well as the treasury level. Around 1.60 lakh bills per month are being prepared by the DDOs using this system. In order to bring transparency, payments are being made into the bank accounts of page using real-time gross settlement, National Electronic Fund Transfer (RTGS) and EFT. Cash transactions are avoided. All DDOs have been given facility to generate, file or online e-TDS return through e-billing system with the help of chartered account. The Comptroller and Auditor General of India has given approval of Haryana State to switch over from manual to digitized voucher. The state government has piloted digitalization of voucher for all the drawing and distribution officers to Chandigarh and Panchkula Treasury with effect 1/12/2009. Now the state government has decided to make digitalization of voucher mandatory in the entire state of Haryana. Paperless vouchery for salary payment has been started in the state from Panchkula and Chandigarh Treasury। तो ई बिलिंग का मकसद क्या था? ई बिलिंग का मकसद था कि ट्रांसपेरेंसी लेके आना। भाई देखो क्या है, दो तरह के बिल होते हैं। एक बिल तो आप हाथ से बना के दो, उसमें आप कटिंग भी कर सकते हो, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा सकते हो, एक जीरो कम कर सकते हो, मतलब उसमें जो है एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और एक बिल जो है आपका पक्का है, जो कंप्यूटर या मशीन से निकलता है, उसमें आप किसी तरीके का चेंज कर ही नहीं सकते।
तो ई बिलिंग का मकसद भी यही था कि जो आपके जितने भी बिल्स हो ट्रेजरी के अकाउंट्स के, हरियाणा के ऑफिस में, डीडीओज में, वो सारे क्या हो, ई बिल हो। और जितने भी पेमेंट्स हो या जितने भी ट्रांसफर हो, वो सब जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो, और कैश ट्रांजैक्शन ना के बराबर होना चाहिए। और ये काम भी सक्सेसफुली हुआ है। जो पहले गवर्नमेंट वाउचर बनाती थी, वो पहले पेपर पे बनता था, अब ई वाउचर बनता है, वो भी मेल से कंप्यूटर पे जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल देख रहे हो कि हरियाणा गवर्नमेंट के सारे ऑफिस में, डिपार्टमेंट्स में लगभग सारा काम जो है ऑनलाइन होने लगा है। कैश ट्रांजैक्शन होता नहीं है, सब जो है डिजिटल डिजिटल तरीके से होता जा रहा है, और ये एक अच्छी बात है। फिर है जी ई ग्रास, द गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म है ई ग्रास की। eGRAS implemented across the state with effect from January 2014. All types of e-challans are being generated by the department and the general public using the electronic system. State Bank of India, Punjab National Bank, Central Bank of India, and IDBI Bank have been authorized for receiving funds on behalf of the state government. The state government has implemented the payment aggregator service payment gateway with three banks, namely SBI, PNB, and IDBI, with approximately 56 बैंक attached to the each aggregator। कि भाई ई ग्रास क्या था, द गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक था कि जिसके जितने भी चालान कटते, आप देख रहे होंगे, ये जो है जनवरी 2014 से स्टार्ट हो गया ई ग्रास। कि पहले जो चालान कटते थे उसमें पहले लिखते थे पेन से, फिर कैश लेते थे, फिर जमा कराते थे, बहुत हेडेक थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास हेलमेट नहीं है, स्कूटी पे आप जा रहे हो, तो उनके पास जो है एक मशीन होती है चालान काटने की। वो आपका उसी टाइम जो है 5,000 का, 500 का, जितने का भी जो है आपका चालान काट के वो स्लिप निकल के आएगी। और आपको या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, एटीएम से पे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने इसमें जो है पेमेंट लेने में भी काफ़ी होशियारी बरती है, और इसमें जो है ना सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। पेपर वर्क जो है ना के बराबर हो गया है। तो उसके बाद इसमें बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन अलाउंस स्कीम्स। अभी आप देख रहे हो जितनी भी जो बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो भी जो है सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जैसे जनधन अकाउंट है कोई, उसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो पेंशन स्कीम वाले में भी जो मिडिल मैन था, जो पहले पेंशन बांटता था, वो भी जो है अब हटा दिया है, उसका रोल बीच में से खत्म कर दिया है। अब जो है पेंशन सीधा पेंशनी के अकाउंट में आ जाती है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये काम भी अच्छा किया हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो है लगभग हर जहाँ से भी रिसिप्ट्स का हो या इसका हो, सारा काम जो है ऑनलाइन ही कर रखा है। फिर अब बात आती है ई पोस्ट की। In order to streamline the process of sanctioning of new posts demanded by various departments, including those by way of surrender of some existing posts, e-post sanctioning model was introduced all over the state with effect to 23/5/2014, and now all departments have been given the facility to send the proposal of criterion of post through this system. Existing strength has been entered in this system by all department। ई पोस्ट में यह है कि किसी डिपार्टमेंट में जो है रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, तो पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता था, वही इसमें बहुत सारा पेपर वर्क करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है सब आप गवर्नमेंट को मेल कीजिए कि आपको ये रिक्वायरमेंट है, आपको इतने, मान लीजिए जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं कि हमें जो है 2 प्रोफेसर चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो है हमारे वीसी साहब या रजिस्ट्रार साहब जो है मेल करेंगे कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट का कोई बड़ा अफसर उस मेल को पढ़ेगा और फिर वो डिस्कस करेगा कि हम कब इसकी हायर कर सकते हैं, कब डेट रखें इंटरव्यू की, कि क्या हम ये पोस्ट अप्रूव करें या नहीं करें। तो वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल इजी हो गई है इस पोस्ट के माध्यम से। अब जो है गवर्नमेंट इजीली इसको स्ट्रीमलाइन कर रही है।
पेंशन की बात हमने करी ली। फिर बात आती है एक्साइज एंड टैक्सेशन की, कि कितना हमारा टैक्सेशन कलेक्ट हुआ है। तो ये टेबल में दिया हुआ है, 2017-18 की उन्होंने बात की गई है। 2017-18 का हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि ये कितना बड़ा है 18-19 में और 19-20 में। तो ये बढ़ ही रहा है, लेकिन अभी ये 19-20 का कंप्लीट नहीं है, जनवरी 2020 तक का ही है। जीएसटी को अभी लोगों को समझ में टाइम लगेगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई कैसे 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 ये जीएसटी है, कैसे ये रन करता है। तो इसको लेके अभी भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं जीएसटी को लेके। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बहुत एग्जाम फोर्थ यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इसको मान सकते हो और आपको इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। फिर इसमें बात आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह है कि भाई सबको इंक्लूड करना, सबको शामिल करना। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई बेनिफिट्स देना चाहती है तो वो बेनिफिट्स जो है सबके पास पहुंच जाना चाहिए। इसमें पहली बात तो यह है कि कोई बंदा ऐसा ना हो कि जिसके पास वो बेनिफिट्स ना पहुंचे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया गया है? गवर्नमेंट ने इसके लिए पहली जो चीज़ की थी वो की थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। Direct Benefit Transfer is a major reform initiative launched by Government of India in January 1st, 2030 to re-engineering the existing the cumbersome delivery process using modern information and communication technology. DBT is an attempt to ensure a better and more time delivery of benefits to the people. कि भाई इसके डीबीटी स्टार्ट करने के दो मेन रीजन थे। पहला तो जो क्या था, जैसे कोई पेंशन है या कोई स्कॉलरशिप है, बीच में लोग खा जाते थे अकाउंट में, तो अब आने लगी है। पहले कैश में आती थी, लेकिन अब जो है उस चीज़ को रोकने के लिए डीबीटी स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट हुआ था डीबीटी हमारा? 1 जनवरी 2013 से। तो इसमें क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी है उसका जो है एक बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है, किससे? आधार कार्ड से। और आधार कार्ड से लिंक्ड हो गया तो फिर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सेविंग्स फ्रॉम डीबीटी, कि गवर्नमेंट के कितने पैसे बचे हैं डीबीटी स्टार्ट करने से, गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ है। तो यहाँ पे 1 करोड़ में दिया हुआ है डेटा। 2014-15 में 10.14, फिर 2015-16 में इंक्रीज होके 13.349, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ये गवर्नमेंट सेविंग्स थी डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर से। फिर था बेनिफिशरी कितने हुए। तो जैसे डीबीटी स्टार्ट किया तो ये नंबर दिए गए हैं ऐसे, ओवरऑल ये जो है नंबर इसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद और भी है, स्टैंड अप इंडिया है, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्कीम है। तो ये सारा टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 16 नंबर में आ सकता है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। तो ये आपका फोर्थ यूनिट का आज फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।